हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th और 12th के जो आपकी बुक है रोजगार कौशल, उसके आज हम एमसीक्यू करेंगे। बच्चों, मैंने आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं। लगभग मैंने आपके लिए एमसीक्यू 80 एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं। हम इस वीडियो में पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल आपका एग्ज़ाम है, तो आपके एग्ज़ाम से पहले अगर आप ये वीडियो कर लेते हो तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इससे बाहर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आपके नहीं होता। और पेपर में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। और आपकी जो बुक है रोजगार कौशल, ठीक है, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो बिना कुछ देर की हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न देखो क्या है, संप्रेषण कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चों, आप खुद भी जांचो तैयारी की आपकी कैसी है, आप भी आंसर दो, आप भी इसमें कमेंट में आंसर दो इसके, ठीक है। पहले प्रश्न है, तो मैं आपको पहले दिखाया, तो मैंने 80 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है। हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। पहले अध्याय में देखो मैंने जितने एमसीक्यू बनते हैं उतने बनाए हैं। पहला है देखो प्रश्न, संप्रेषण कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है। तो आपके ऑप्शन है केवल बोलना, दूसरा ऑप्शन विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, या केवल लिखना। ऑप्शन चौथा है केवल संकेतों का उपयोग करना। तो आंसर क्या होगा आपका, विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। प्रश्न नंबर 2, संप्रेषण प्रक्रिया के कौन कौन से तत्व हैं। तो आपके तत्व सारे ही होते हैं संप्रेषण में, संदेश, प्रेषक, प्राप्तकर्ता। तो आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो प्रभावी सबसे महत्वपूर्ण घटक है आपका, पहला ऑप्शन दे रखा है एक तरफा वार्तालाप, दूसरा है फीडबैक, तीसरा है गलतफहमी, चौथा है चुप रहना। तो बाकी तीनों नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा आपका, फीडबैक। प्रश्न नंबर 4, संप्रेषण का कौन सा तरीका सबसे तेज है। तो सबसे तेज बोलना यानी कि टेलीफोन पे वार्तालाप सबसे तेज तरीका है। प्रश्न नंबर 5, मौखिक संप्रेषण का एक उदाहरण क्या है। तो मौखिक संप्रेषण का एक उदाहरण है जो बोलकर किया जाता है, तो वो होता है टेलीफोन पे वार्तालाप। प्रश्न नंबर 6, प्रभावी मौखिक संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो आपका स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए जो आपके संचार को प्रभावी बनाता है, यानी कि क्लियर प्रोनाउंसिएशन। जैसे जो मैंने बोला वही आपको सुनाई देना है, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण शब्द सही है। प्रश्न नंबर 7, अशाब्दिक संप्रेषण जिसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, हाव भाव, स्वर, गति, टोन ऑफ वॉइस, लिखित पत्र, नेत्र संपर्क, आई कॉन्टैक्ट। तो आंसर क्या होगा आपका, लिखित पत्र। प्रश्न नंबर 8, लिखित संप्रेषण का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो लिखित संप्रेषण का सबसे बड़ा लाभ है इसे प्रमाण के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, प्रभावी लिखित संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण नियम क्या है। तो महत्वपूर्ण नियम क्या हो सकता है आपके सामने ऑप्शन 4 है, आपको एक ही ऑप्शन लगाना है। तो आंसर क्या होगा, संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश लिखें। प्रश्न नंबर 10, संप्रेषण चक्र जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल का पहला चरण कौन सा होता है। आप सभी को पता है, सूचना को एनकोड करना। प्रश्न नंबर 11, मौखिक संप्रेषण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो आपका आंसर होगा वीडियो कॉल। प्रश्न नंबर 12, प्रभावी सुनने यानी कि एक्टिव लिसनिंग का क्या अर्थ है। तो आपकी एक्टिव लिसनिंग का अर्थ है कि आप ध्यानपूर्वक सुनना और प्रतिक्रिया देना। प्रश्न नंबर 13, संप्रेषण बाधाओं में जैसे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में कौन सा शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपकी, ये सभी शामिल है, ये शामिल नहीं आता। तो आंसर क्या होगा, फीडबैक। प्रश्न नंबर 14, कौन सा एक प्रभावी संप्रेषण कौशल नहीं है। तो दूसरों को टोकना ये प्रभावी नहीं होता। तो बच्चों, आप भी कमेंट में लगातार लाइव आंसर देते रहें। प्रश्न नंबर 15, संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह संदेश को समझ की सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा उपकरण औपचारिक लिखित संप्रेषण के लिए उपयुक्त है। तो आपकी क्या होगी, रिपोर्ट।
प्रश्न नंबर 17, प्रभावी संप्रेषण में 7C में कौन सा शामिल नहीं है? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा 7C, तो उसमें जो भी आपके जो लेटर्स होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, वो सी से स्टार्ट होते हैं, बाकी सब सी से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको एक ही पता है, जो आर से स्टार्ट हो रहा है तो अशिष्टता जिसे बोलते हैं रेडनेस, तो ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, कौन सा लिखित संप्रेषण का उदाहरण है? तो लिखित संप्रेषण का उदाहरण जिसमें लिखा जाता है तो वो होगा आपके व्हाट्सएप मैसेज, बाकी सब में लिखा नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 19, संप्रेषण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो संप्रेषण की सफलता आपके प्रेषक पर, संदेश पर, प्राप्तकर्ता पर, तो तीनों ही मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, संप्रेषण में कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो संप्रेषण में कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? कि मौखिक और अशाब्दिक संयोजन का। प्रश्न नंबर, अब अध्याय 2 में पहुंच चुके हैं। अध्याय 1 के हमने 20 प्रश्न कर लिए, अब अध्याय 2 के प्रश्न करते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है? स्वप्रबंधन जैसे सेल्फ मैनेजमेंट का क्या अर्थ है? तो सेल्फ मैनेजमेंट का अर्थ है अपनी भावनाओं और विचारों और कार्यों को नियंत्रित करना, तो आंसर क्या होगा? बी। प्रश्न नंबर 2, समय प्रबंधन से हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, पहले आप अपने हिसाब से ऑप्शन को मैं पढ़ता हूँ, फिर आप उसके हिसाब से कमेंट में, अभी लाइव आंसर है इसका। कार्यों को अनावश्यक रूप से टालना, निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करना, अधिक कार्यों के लिए एक साथ करना, या किसी भी कार्य में देर से शुरू करना, तो आंसर क्या होगा आपका? निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करना। प्रश्न नंबर 3, तनाव प्रबंधन जिसे बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है आपके योग और ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, तो आंसर क्या होगा? बी। प्रश्न नंबर 4, कौन सा एक स्वप्रबंधन कौशल जिसे बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है? बच्चों प्रश्न ध्यान से पढ़ा करो, नहीं पूछा है तो आपके आंसर होगा टालमोल, इसमें नहीं आता, बाकी सब आते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 5, आत्म जागरूकता जिसे बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस का क्या लाभ है? तो सेल्फ अवेयरनेस का लाभ है अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझना। प्रश्न नंबर 6, आत्म प्रेरणा जिसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन का क्या अर्थ है? तो सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ है खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करना, इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी लक्ष्य का निर्धारण का नियम है? तो प्रभावी लक्ष्य निर्धारण का नियम है आपके छोटे और मापने योग्य लक्ष्य होना चाहिए, कि आपके लक्ष्य छोटे हो और मापने योग्य हो। प्रश्न नंबर 8, प्राथमिकता निर्धारण का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिकता निर्धारण का उद्देश्य है सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले पूरा करना। ये आपको कोई भी जब काम करते हो तो पहले आप प्राथमिकता दो कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 9, आत्मनियंत्रण जिसे बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमें आवेगपूर्ण निर्णय लेने से रोकता है। प्रश्न नंबर 10, प्रभावी समय प्रबंधन का एक उदाहरण क्या है? कि एक समय सारणी बनाना, ये एक प्रभावी समय प्रबंधन का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 11, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है आपका सेल्फ मोटिवेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आत्म प्रेरणा। प्रश्न नंबर 12, इसमें कौन सा स्वप्रबंधन कौशल नहीं है? तो आंसर आपका क्या होगा? आलस्य इसमें नहीं आता। प्रश्न नंबर 13, अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो अच्छी आदतों विकसित करने के लिए आपके महत्वपूर्ण है आप में आत्म अनुशासन होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? आत्म अनुशासन जिसे बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। प्रश्न नंबर 14, आत्मनियंत्रण का एक उदाहरण क्या है? तो आत्मनियंत्रण का एक उदाहरण है समस्या के समाधान के लिए शांति से सोचना, बी इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15, आत्म प्रबंधन कौशल किसके लिए महत्वपूर्ण है?
तो आपका आंसर होगा सभी व्यक्तियों के लिए आत्म प्रबंधन कौशल महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 16, तनाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपके आंसर है व्यायाम या योग करना चाहिए तनाव को कम करने के लिए, नकारात्मक सोच रखना चाहिए, समस्या को बढ़ाना चाहिए, किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? व्यायाम और योग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 17, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, बिना योजना के कार्य करना, योजना बनाकर अनुशासन के साथ काम करना, या केवल इच्छा रखना। ऑप्शन लास्ट है, लक्ष्य को बार बार बदलना। तो आंसर क्या होगा? बी, योजना बनाकर अनुशासन के साथ काम करना। प्रश्न नंबर 18, कौन सा एक आत्म प्रबंधन कौशल है? तो आत्म प्रबंधन कौशल है ध्यान केंद्रित करना। प्रश्न नंबर 19 बच्चों, आत्म प्रबंधन कौशल से क्या लाभ होता है? तो आत्म प्रबंधन कौशल से कार्य कुशलता और सफलता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 20, अध्याय 2 का लास्ट प्रश्न, कौन सा आत्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? तो आत्म प्रबंधन महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, बाकी सब तो हैं, जैसे आत्म अनुशासन, आत्म प्रेरणा, आत्म जागरूकता, अनियमितता इसमें नहीं आता। तो आंसर क्या होगा? अनियमितता। अध्याय 4 के अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अध्याय 4 है उद्यमिता कौशल, जिसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर स्किल। इसके हम 20 MCQ देखेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप दोनों जुड़ें। प्रश्न नंबर 1 क्या है? उद्यमिता जिसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? किसी व्यवसाय को शुरू करना, उसे प्रबंधित करना। प्रश्न नंबर 2, एक सफल उद्यमी जिसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर की कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए, बाकी जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, नवीन सोच उसमें होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक है आपके पास पहले पूंजी होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। प्रश्न नंबर 4, एक उद्यमी के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तो एक उद्यमी के लिए आपके नेतृत्व की क्षमता, संचार कौशल, समस्या समाधान की क्षमता। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन या विराट कोहली। तो आंसर क्या होगा? मुकेश अंबानी जी। प्रश्न नंबर 6, स्टार्टअप का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है कोई नया व्यवसाय और नवाचार पर केंद्रित हो। दूसरा ऑप्शन है एक पुरानी कंपनी। तीसरा ऑप्शन है सरकारी योजना, और चौथा है केवल व्यापार से लाभ कमाना। तो आंसर क्या होगा? कोई नया व्यवसाय जो नवाचार पर केंद्रित हो। प्रश्न नंबर 7, उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य होता है समाज में रोजगार के अवसर को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 8, एक सफल उद्यमी के लिए कौन सा गुण सबसे आवश्यक है? तो एक सफल उद्यमी के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? असफलता से आपको सीखना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, नवाचार जिसे हम इनोवेशन बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किसी नए विचार या तकनीक को लागू करना। प्रश्न नंबर 10, कौन सा उद्योग न्यूनतम पूंजी में शुरू किया जाता है? तो न्यूनतम पूंजी में आपके कृषि आधारित उद्योग है जो न्यूनतम पूंजी से स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 11, एक व्यवसाय के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक होता है? तो व्यवसाय के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक होता है? एक अच्छी योजना, एक अच्छा प्लान, जिसे हम इनोवेशन भी बोलते हैं, एक नया आइडिया। प्रश्न नंबर 12, कौन सा सरकारी संगठन भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देता है? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला आपके स्टार्ट होगा स्टार्टअप इंडिया से। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, व्यवसाय में जोखिम क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो व्यवसाय में जोखिम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लाभ कमाने में मदद करता है, क्योंकि बिना जोखिम के कहीं व्यापार
नहीं हो सकता, क्योंकि ये उद्यमिता का आवश्यक भाग है। जब तीनों ही एक दूसरे से मेल खाते हैं तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु व्यवसाय का उदाहरण है? तो लघु व्यवसाय का उदाहरण है मोबाइल की दुकान, इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15, कौन सा सरकारी संगठन लघु उद्योग को समर्थन देता है? तो आपके आंसर होगा सिडबी, जिससे पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 16, एक उद्यमी को कैसी पूंजी प्राप्त हो सकती है? तो एक उद्यमी को बैंक ऋण द्वारा पूंजी प्राप्त हो सकती है, निजी निवेशक द्वारा यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स द्वारा, सरकार की योजना द्वारा, तो तीनों ही द्वारा उसको पूंजी प्राप्त हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, कौन सा एक सफल भारतीय स्टार्टअप है? तो सफल भारतीय स्टार्टअप आपके ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जोमैटो, तो तीनों ही भारतीय सफल स्टार्टअप है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18, यदि कोई उद्यमी असफल हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे प्रयास जारी रखना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा व्यापारी संगठन नहीं है? तो व्यापारी संगठन नहीं है क्योंकि भारतीय डाक क्या है? ये व्यापारिक संगठन नहीं है क्योंकि ये सरकारी संगठन है। प्रश्न नंबर 20, उद्यमिता में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और परिश्रम। अध्याय 5 के अब 20 MCQ करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हरित कौशल ग्रीन स्किल का क्या अर्थ है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, केवल बागवानी करने की तकनीक, पर्यावरण रक्षा और संसाधनों का सतत उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल, केवल खेती से संबंधित कार्य, उद्योग में उपयोग होने वाली तकनीक। तो आंसर क्या होगा? पर्यावरण की रक्षा और संसाधनों के सतत उपयोग के लिए आवश्यक कौशल। प्रश्न नंबर 2, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन को बनाए रखना। प्रश्न नंबर 3, हरित अर्थव्यवस्था जिसे बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ग्रीन इकोनॉमी का मुख्य लक्ष्य है आपका रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित यानी कि ग्रीन एनर्जी का स्रोत नहीं है बच्चों? तो ग्रीन एनर्जी का स्रोत क्या नहीं है आपके? कोयला, ऊर्जा, तो ये ग्रीन स्रोत का एनर्जी का स्रोत नहीं आता, बाकी सब इसमें शामिल हैं। कौन सी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा नहीं है? तो ये प्रश्न भी आपके पास एग्जाम में आया हुआ है, मैंने आपके एग्जाम पेपर सॉल्यूशन करवाया, आपको पता है ये बात। तो आपका आंसर क्या होगा? परमाणु ऊर्जा। प्रश्न नंबर 6, हरित नौकरियां जिसे बोलते हैं ग्रीन जॉब्स का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो ग्रीन जॉब्स का मुख्य उद्देश्य है सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हरित नौकरियों का उदाहरण है? तो हरित नौकरियों का उदाहरण है सौर ऊर्जा तकनीशियन। प्रश्न नंबर 8, कौन सा उद्योग हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है? तो इनमें से कौन सा उद्योग हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा? तो आंसर होगा नवीनीकरणीय ऊर्जा, इसे बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों? देखो, सतत विकास लक्ष्य जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे SDG शॉर्ट फॉर्म, किसी संगठन द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 10, सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? तो आप सभी को पता है बच्चों, 17 लक्ष्य निर्धारित है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? तो आप सभी को पता है, बाकी सब तो वृक्षारोपण करना भी आता है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना भी आता है, वर्षा के जल संचयन करना भी इसमें आता है। तो प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 12, हरित भवन जिसे बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रीन बिल्डिंग का उद्देश्य होता है प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग। प्रश्न नंबर 13,
निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का एक उदाहरण है? तो सतत विकास का उदाहरण है केवल एक ही, जो है सौर ऊर्जा का उपयोग। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा हरित पहल नहीं है? नहीं पूछा है तो क्या नहीं है? एकल उपयोग प्लास्टिक को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 15, जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो वर्षा का जल संचय यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक कचरा जिसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है? तो नहीं पूछा बच्चों, तो आंसर क्या होगा? प्लास्टिक बैग। बच्चों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और साथ में आंसर देते रहें। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ऊर्जा का एक स्रोत है? तो हरित ऊर्जा का स्रोत है बायोगैस। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों? देखो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या नहीं है? वृक्षारोपण। नहीं पूछा है, देखो बाकी सब है। औद्योगिक अपशिष्ट, तेल रिसाव, प्लास्टिक कचरा, ये सभी आते हैं। वृक्षारोपण तो हरित कौशल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 19, जलवायु परिवर्तन जिसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। तो आंसर होगा ब यानी कि बी। आज का लास्ट प्रश्न बच्चों, हरित अर्थव्यवस्था जिसे बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी का मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? तो मुख्य रूप से इसके पर्यावरण की स्थिरता पर ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों जो आपकी क्लास 10th और 12th में जो आपकी सब ट्रेड की कॉमन बुक लगती है रोजगार कौशल, इससे बाहर कोई MCQ नहीं आएगा बच्चों। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। और आपके प्रश्न भी अगर राइट हो रहे हैं, अगर आप लाइव आंसर दे रहे हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। तो आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो। मुझे आप क्वेश्चन सेंड कर देना, पेपर सेंड कर देना। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया मैंने अपने चैनल पे, उस पर आपने पेपर भेज देना। मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, आपको करा दूंगा कि आपका पेपर का सोल्यूशन क्या होगा, आपके क्या नंबर बन रहे हैं, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। आप मुझे पेपर सेंड करें अपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। मैंने इसका लिंक अपने चैनल पे दिया हुआ है, आप पोस्ट पे जाके उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।